वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब? एम आई ऑडिबल? क्या मेरी वॉइस आ रही है? इफ यस देन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, यस सर, यस सर, यस सर, यू आर ऑडिबल। ग्रेट। तो क्या अभी तक के सारे सेशंस आप लोग ने रिवाइज किए? हैव यू रिवाइज्ड ऑल द प्रीवियस सेशंस टिल येट? Great. So let's begin with the today's session, and the topic of the today's session is programming language. कोई इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है ये टॉपिक, है ना। आप सब जानते हैं, आप सब लोगों ने सॉफ्टवेयर पढ़ा है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? वो लैंग्वेजेस, वो भाषा जिसके द्वारा हम प्रोग्राम्स बनाते हैं, जिसके द्वारा हम एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं, जिसके द्वारा हम वेबसाइट डेवलप करते हैं, जिसके द्वारा हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से प्रीवियस ईयर्स में अगर हम उठा के देखें तो क्वेश्चंस बने हैं। क्या क्वेश्चंस बने हैं? उन सबको हमने कैटर आउट किया है आज के सेशन में। क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हमने यहां पर पूरा का पूरा एज इट इज आपके लिए अरेंज कर दिया है कि आपको ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और पूरा स्टफ भी आपको मिल जाए। वैसे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं जिनके नाम भी आपने सुने होंगे, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, मर जावा, लुट जावा, पाइथन, सी शार्प। ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनके नाम आपने बहुत ही बार बार सुने होंगे अपने रियल लाइफ में भी। कई लोगों से सुना होगा कि कई पाइथन सीख रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो जावा पे काम कर रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो सी प्लस प्लस पे काम कर रहे हैं। अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, राइट। और इन सबका मोटिव भी अलग अलग है। कुछ वेबसाइट्स बनाती हैं, कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं, कुछ एप्लीकेशंस को बनाती हैं, कुछ एंड्रॉइड के एप्लीकेशंस को बनाती हैं, कुछ आईओएस के लिए वर्क करती हैं, कुछ रोबोट डेवलप करने में मदद करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो मशीन्स डेवलप करती हैं बड़ी बड़ी। तो हर एक का काम जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आइए देखते हैं कि क्या है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्टेप्स फॉर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम। कह रहा है किसी भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए जो चरण है, जो स्टेप्स हैं, वो कितने हैं? आंसर है 4। आइए इस पर करें एक बार विचार। सबसे पहले एल्गोरिथम बनाएंगे, एल्गो के बाद फ्लो चार्ट बनाएंगे, फ्लो चार्ट के बाद स्यूडो कोड बनाएंगे, और स्यूडो कोड के बाद में कोडिंग या प्रोग्रामिंग करेंगे। क्या डिफरेंस है इन चारों में? आइए समझ लेते हैं। एल्गोरिथम का मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग। किसी भी काम को करने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है उसी को बोलते हैं एल्गो। जैसे अगर हमें पढ़ाई करनी है तो क्या आप डेली रूटीन अपना बनाते हैं? क्या नोट डाउन करके रखते हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टाइमिंग्स है पढ़ने की? जी हां, इसी को बोलते हैं एल्गोरिथम। जब हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम ये लिखते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे। इसको स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर में मेंशन करते हैं, और इसी स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर को क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। पहला क्वेश्चन, एल्गोरिथम किस भाषा में लिखी जाती है? क्या इसको हम हिंदी में लिखेंगे, क्या उर्दू में लिखेंगे, पंजाबी में लिखेंगे? जी नहीं, इसको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखेंगे। तो एल्गोरिथम के लिए जो स्टेप्स एलोकेट करते हैं वो क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज के। एल्गो के बाद में हम क्या करेंगे? उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे, यानी उसको डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट करेंगे। जब हम उसको एक डायग्रामेटिक वे में, एक फ्लो चार्ट में डिस्कस करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। अब जो हमने फ्लो चार्ट में बनाया उसको हम कुछ हद तक, बहुत ज्यादा डीपली नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक ये डिसाइड करते हैं कि अब बनाएं किस पर।
सी लैंग्वेज में बनाए, सी प्लस प्लस में बनाए प्रोग्राम, जावा में बनाया जाए, किस में बनाया जाए, दैट इज कॉल्ड स्यूडो कोड, जहां पर कुछ कोडिंग का प्रयोग भी हम करते हैं। और फाइनली जब ये तीनों चीजें तय हो जाती हैं तो हम लिखना शुरू करते हैं कोडिंग यानी प्रोग्रामिंग। ये हमारा चौथा स्टेप होता है। और प्रोग्रामिंग के बाद हम जानते हैं हम उसकी टेस्टिंग करते हैं, डीबगिंग करते हैं, इंप्लीमेंटेशन करते हैं, है ना, बहुत कुछ करते हैं इस कोडिंग और प्रोग्रामिंग के दौरान। लेकिन ये 4 स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से? पहला एल्गोरिथम, एल्गो के बाद क्या होगा? फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट के बाद कुछ कुछ कोडिंग के टर्म्स में हम मेंशन करेंगे स्यूडो कोड, और प्योर कोडिंग जहां पर करेंगे दैट इज कॉल्ड कोडिंग या प्रोग्रामिंग। आगे बढ़ते हैं। अब प्रोग्रामिंग को जनरेशन वाइज 5 जनरेशन में बांटा गया। सबसे पहली जो हमारी जनरेशन है वो है लो लेवल लैंग्वेज, जिसको फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं। और ये बात आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि लो लेवल का मतलब 0 और 1, और 0 और 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? मशीन या बाइनरी लैंग्वेज, जो कि फर्स्ट जनरेशन में आई। सेकेंड जनरेशन दैट इज अगेन कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज, जिसको असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं, जहां पर निमोनिक्स का प्रयोग हुआ, जहां पर असेंबलर्स का प्रयोग हुआ, दैट इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। ये दोनों हमारी लो लेवल लैंग्वेज है। इसके बाद में हाई लेवल लैंग्वेज आई, जिसमें सी, सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक और जावा स्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेजेस का इंट्रोडक्शन हुआ। ये क्यों आई? फॉर डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कैसे बनाए जाएं, तो आंसर निकल के आया विद द हेल्प ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज की मदद से हमने क्या किया? 0-1 यानी मशीन पर काम किया, सीपीयू डेवलप किया, हार्डवेयर डेवलप किया, मदरबोर्ड बनाया, इंटीग्रेटेड सर्किट बनाई। तो 0-1 की मदद से, लो लेवल लैंग्वेज की मदद से हमने क्या डेवलप किया? हार्डवेयर। लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज की मदद से हमने क्या किया? हमने सीपीयू डेवलप किया। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एएलयू और मेमोरी यूनिट एमयू, ये हमने लो लेवल लैंग्वेज यानी असेंबली लैंग्वेज की मदद से डेवलप किया। फिर हमने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किए वो किसकी मदद से किए? हाई लेवल लैंग्वेज, सी, सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक और जावा स्क्रिप्ट। फिर इसके बाद फोर्थ जनरेशन वाली लैंग्वेज आई, जिसकी मदद से हम लोगों ने डेटाबेस बनाया। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है कि डेटाबेस को डेवलप करने वाली सबसे पॉपुलर लैंग्वेज का नाम बताइए। द आंसर इज एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसकी मदद से हम डेटाबेस बनाते हैं। हम लोग डेटाबेस टॉपिक में इसके बारे में पढ़ेंगे भी थोड़ा सा। तो डेटाबेस या स्क्रिप्ट को डेवलप करने के लिए जो लैंग्वेज बनी वो क्या थी? फोर्थ जनरेशन, जिसने पर्ल पे काम किया, पाइथन आई, रूबी आई, एसक्यूएल या मैटलैब यानी मैट्रिक्स लैबोरेटरी। ये सारी लैंग्वेजेस की मदद से हमने क्या किया? डेटाबेस को डेवलप किया। और डेटाबेस के साथ साथ हमने स्क्रिप्ट पर भी काम किया। स्क्रिप्ट का मतलब होता है डेटाबेस कैसे काम करेगा, है ना, दैट इज कॉल्ड स्क्रिप्ट के बेसिस पर। तो ये आई हमारी फोर्थ जनरेशन में। फिफ्थ जनरेशन की जब बात करें दोस्तों, तो हम लोग बात करते हैं किसकी? रोबोट्स की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मशीन की, जैसे एलेक्सा, सीरी, नाम तो सुना ही होगा, है ना, इतना पॉपुलर है एलेक्सा। जो पूछो वो बता देता है ना। पूछिए डू यू मैरी मी, वो कहेगा सॉरी, है ना, आई कांट। तो आप उससे कोई भी क्वेश्चन पूछिए, वो आपके क्वेश्चन का शानदार जवाब देगा। आप उससे प्रपोज करिए, आप उससे कहिए आई लव यू, है ना, वो आपको आगे से कहेगा आई लव यू टू। वो भी आपको प्यार करता है, प्यार करने में क्या मनाही है ना। तो एलेक्सा, सिरी, इन सबको डेवलप करने में किसकी मदद ली गई? तो आंसर है फिफ्थ जनरेशन, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन्स। मरकरी, OPS5, प्रोलॉग और लिस्प, ये वो लैंग्वेजेस बनी जिसकी मदद से हमने क्या बनाया? हमने ये बनाया। हमने क्या बनाया? हमने रोबोट बनाया। हमने ऐसे ऐसे रोबोट्स बनाए जो हमारे बिहाफ में पूरे घर को मेंटेन कर सकते थे। ऐसे ऐसे रोबोट्स को डेवलप किया जो कि
ह्यूमनॉइड कहलाए, कि ह्यूमन बीइंग्स के तरीके से ही एक्ट करने वाले, दैट इज कॉल्ड ह्यूमनॉइड, है ना। कई मूवीज भी आपने देखी होंगी, चिट्टी मूवी आपने देखी होगी, है ना, वो एक रोबोट है। तो ये रही पांच जनरेशंस। पहली जनरेशन मशीन और बाइनरी 0-1, दूसरी असेंबली लैंग्वेज लो लेवल, तीसरी हाई लेवल सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए C++, जावा, ब्ला 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 एंड सो ऑन, डेटाबेस डेवलप करने के लिए SQL, पर्ल, पाइथन, रूबी, मैटलैब एंड सो ऑन, और रोबोट्स और आर्टिफिशियल के लिए मरकरी, OPS5, प्रोलॉग और लिस्प। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि ये 5 जनरेशन लैंग्वेजेस के बेसिस पर आपको समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है, ये प्रोलॉग और लिस्प में क्या डिफरेंस है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखिएगा, प्रोलॉग की फुल फॉर्म है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, और लिस्प की फुल फॉर्म है लिस्ट प्रोसेसिंग। LIS का मतलब लिस्ट, P का मतलब प्रोसेसिंग, और प्रोलॉग का मतलब है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठा, हम लोग प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये तो डिस्कशन करना बनता ही है कि सबसे पहला प्रोग्राम या सबसे पहला सॉफ्टवेयर लिखा किसने। हु डेवलप द सॉफ्टवेयर, हु डेवलप द फर्स्ट प्रोग्राम, और क्यों। लिखने वाली थी ये मोहतरमा, है ना, ब्यूटी विद ब्रेन, एडा लवलेस। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर के नाम से इनको जाना गया। इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड राइटर, यानी इनको इंग्लिश भी आती है, इनको मैथ्स भी आती है, और ये राइटर भी हैं, है ना। अगर उस समय बैंक की जॉब या SSC की जॉब होती, है ना, तो ये शायद डेवलप नहीं कर पाती, क्योंकि ये बैंक और SSC में चली जाती, है ना, क्योंकि इंग्लिश भी अच्छी है, मैथ्स भी अच्छी है, कंप्यूटर तो अच्छी होगी ही होगी इनकी, बस हिंदी इनकी अच्छी नहीं होगी तो हिंदी की रिक्वायरमेंट भी नहीं है ना, तो बाकी ये बड़ी आसानी से ले सकती थी। फिलहाल कोई बात नहीं, है ना, इनकी नादानी कहें या क्या कहा जाए, है ना, दुर्भाग्य है इनका कि ये जल्दी हुई और इन्होंने क्या किया, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को डेवलप किया। लेकिन सोचो, अगर इन्होंने प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं किया होता तो बेचारे चार्ल्स बेबेज का क्या होता, है ना, क्योंकि चार्ल्स बेबेज को बड़े संकट से निकाला था एडा लवलेस ने। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर तो डेवलप कर चुके थे, लेकिन कंप्यूटर को चलाने के लिए क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर का मतलब प्रोग्राम्स। तो सबसे बड़ी भूमिका जो निभाई वो किसने निभाई, एडा लवलेस ने। इसलिए इनको कई बार मदर ऑफ द कंप्यूटर भी बोला जाता है ना। रिश्तों पे मत जाइएगा, लेकिन फादर हैं आपके चार्ल्स बेबेज और मदर है आपकी एडा लवलेस, जिन्होंने अहम भूमिका निभाई। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बर्नौलीज नंबर्स पर भी काम किया, जिसकी वजह से प्रोग्रामिंग में काफी मदद मिली, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्होंने एल्गोरिथम भी लिखा, इन्होंने प्रोग्राम भी लिखा। तो प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर, अंग्रेजी गणितज्ञ और लेखक, और बर्नौली संख्या की गणना करने में इनका योगदान रहा है। अब क्वेश्चंस पर बात कर लेते हैं, कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें। आइए जरा देखते हैं। पहली हाई लेवल लैंग्वेज का नाम बताइए। अभी हमने आपको हाई लेवल लैंग्वेज बताई थी कि जो थर्ड जनरेशन में आती हैं उसे हाई लेवल बोलते हैं, C++, जावा एंड सो ऑन। लेकिन पहली हाई लेवल लैंग्वेज का नाम क्या है, द आंसर इज फॉरट्रैन, दैट स्टैंड्स फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेशन, है ना। ये क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी बनी। लेकिन कई बार इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके गलत रूप में भी पूछ लेते हैं। गलत क्या पूछते हैं कि पहली लैंग्वेज का नाम बताइए, फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम बताइए, तो भी आंसर क्या होगा, फॉरट्रैन। क्या सबसे पहली लैंग्वेज फॉरट्रैन थी, जी नहीं। पहली लैंग्वेज अगर ऑफिशियली बात करें तो सी प्रोग्रामिंग थी, और सी से पहले भी बहुत सारी लैंग्वेजेस आ चुकी हैं, तो ये पहली तो नहीं है। लेकिन फिर भी कई बार ये गलत क्वेश्चन भी पूछते हैं और आंसर क्या मानते हैं, फॉरट्रैन, क्योंकि वहां पर पहली लैंग्वेज का मतलब है पहली हाई लेवल लैंग्वेज, दैट इज फॉरट्रैन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय एप्पल, क्या एप्पल कंपनी के द्वारा भी कोई लैंग्वेज को डेवलप किया गया,
वैसे एप्पल कंपनी किसी फील्ड में ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। एप्पल तो हर एक फील्ड में है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसने डेवलप करी, एंड दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड स्विफ्ट। स्विफ्ट डिजायर का नाम तो आपने सुना होगा, स्विफ्ट गाड़ी का नाम तो आपने सुना होगा, है ना। लेकिन यहां पर स्विफ्ट कोई गाड़ी का नाम नहीं है, कोई कंपनी का नाम नहीं है। यहां पर स्विफ्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम, जिसको डेवलप किया किसके द्वारा? एप्पल के द्वारा। सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग काफी फेमस मानी जाती है और मदर ऑफ ऑल दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसको माना जाता है। यानी ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदर है? मदर क्यों? क्योंकि अगर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई तो आप कोई भी सीख सकते हैं, इसलिए इसको मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। दैट इज सी प्रोग्रामिंग। कब बनाया गया? 1972 में। और किसने डेवलप किया? डेनिस रिट्ची। तो दो बातें यहां पर आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या? सी प्रोग्रामिंग किसके द्वारा डेवलप की गई? डेनिस रिट्ची के द्वारा। कब डेवलप की गई? 1972 में। और इसको मदर ऑफ ऑल दी लैंग्वेजेस भी बोला जाता है। सी प्लस प्लस, सी में कुछ चीजें ऐड की गई और सी प्लस प्लस बनाई गई। किसने बनाया? बजार ने स्ट्रॉस्ट्रप। कब बनाया? 1979 में। तो अगेन दो बातें याद रखिएगा, सी प्लस प्लस कब आई? 1979। और किसने डेवलप किया? बजार ने। कहते हैं ना, बाजार जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, तो बाजार ने स्ट्रॉस्ट्रप के द्वारा डेवलप की गई। नेक्स्ट, एंड्रॉइड एप्स यूजिंग विच लैंग्वेज? ज्यादातर जो ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल के टाइम पर यूज होता है वो कौन सा है? एंड्रॉइड है। और एंड्रॉइड पर चलने वाली जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो ज्यादातर किस लैंग्वेज में डेवलप की गई? एंड द करेक्ट आंसर इज जावा। गेम्स की बात करें कि कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसमें गेम्स ज्यादा डेवलप किए जाते हैं? जावा। ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का यूज होता है? जावा। किसने डेवलप करी? जेम्स गॉसलिंग ने। किस कंपनी ने डेवलप करी? सन माइक्रो सिस्टम ने। और सन माइक्रो सिस्टम को परचेज किसने कर लिया? ओरेकल ने। तो अब जावा किसकी हो गई है? ओरेकल की। ठीक। iOS एप्लीकेशंस यूजिंग विच लैंग्वेज? दो तरीके के एप्लीकेशंस होती हैं, या तो एंड्रॉइड बेस्ड या तो iOS यानी एप्पल बेस्ड। तो iOS एप्लीकेशन किस लैंग्वेज में बनी? एंड द करेक्ट आंसर इज स्विफ्ट। iOS का मतलब एप्पल, तो एप्पल ने अपनी खुद की लैंग्वेज को डेवलप किया, दैट इज स्विफ्ट। और जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो किसके द्वारा बनाई गई? स्विफ्ट के द्वारा। सी प्रोग्रामिंग 1972 डेनिस रिट्ची, सी प्लस प्लस 1979 बजारने स्ट्रॉस्ट्रप, और जावा प्रोग्रामिंग जेम्स गॉसलिंग 1995। तो यहां पर जरा हाँ, यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा जावा पे, जो पीछे रह गया था। 1995 में जावा प्रोग्रामिंग आई और किसने डेवलप करी? जेम्स गॉसलिंग ने। जैसे कि मैं कमेंट में देख पा रहा हूं, कृष्ण कुमार ठाकुर कह रहे हैं सर ओरेकल क्या फ्री डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है? बिल्कुल नहीं, ये फ्री है 10% और बाकी का 90% क्या है? पेड है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप फ्री वाले वर्जन का इस्तेमाल कर सकते हैं ओरेकल का, लेकिन अगर आपकी कंपनी है तो आपको पेड वाला वर्जन लेना होगा ओरेकल डेटाबेस का, है ना। ओरेकल इज अ वेरी चालाक कंपनी। तो ओरेकल ने सोचो कितना बड़ा हाथ मारा, है ना, जावा लैंग्वेज को ही खरीद लिया। सन माइक्रो सिस्टम ने पहले इसको डेवलप किया था और अब इसको किसने खरीद लिया है? ओरेकल ने। तो ओरेकल कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है इस समय, है ना। यू कैन इमेजिन इट। विच प्रोग्रामिंग पैराडिग्म emphasize on writing code that is easy to read and maintain? यही वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है। बताओ, कह रहा है ऐसा कौन सा प्रोग्रामिंग पैराडिग्म है जो एम्फसाइज करता है, जो फोकस करता है
कोडिंग को लिखने के लिए दैट इज इजी टू रीड एंड मेंटेन। ऑप्शन में होता है C++, जावा, लो लेवल लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इस तरीके के ऑप्शन। क्या होगा आंसर? क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है प्रोग्रामिंग का वो पैराडिग्म क्या है जो एम्फसाइज करता है ऑन राइटिंग कोडिंग, जिसमें कोडिंग लिखी जाती है। कोडिंग तो बहुत लैंग्वेज में लिखी जाती है, सी भी है, C++ भी है, जावा भी है, सभी में कोडिंग लिखते हैं। लेकिन दैट इज इजी टू रीड एंड मेंटेन, जिसको रीड करना और मेंटेन करना काफी आसान है, जिसको रेडीमेड मोड में बना सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको ऊप्स के नाम से बोलते हैं। रेडीमेड कोड, ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। समझ में आया ये ऊप्स क्या है? आइए जरा इसको समझते हैं, ये ऊप्स क्या होता है। ऊप्स का मतलब रेडीमेड कोड। कोड को हमने क्या किया? बना के रख लिया। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि अगर मेरी सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाली कंपनी है तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए मेरे पास में आएगा, तो मैंने पहले से ही कोड बना के रख लिए। और जैसे ही मेरे पास सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए आया, मैंने क्या किया? मैंने उसकी कोडिंग में हल्का बहुत बदलाव किया और उसको दे दिया। सपोज करिए मैंने स्कूल रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाए, और अगर मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आता है किसी स्कूल का कि मेरे लिए सॉफ्टवेयर बनाइए, तो क्या जो मैंने पहले सॉफ्टवेयर बनाया था वही नहीं चल जाएगा उसमें? बिल्कुल चल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? स्कूल का नाम चेंज करूंगा, थोड़ी बहुत चीजों में एडिटिंग करूंगा और कहूंगा ले लीजिए। मुझे ये करने में कितना समय लगेगा? मुश्किल से 7 से 8 घंटे, है ना। और एक दिन में मैं क्या करूंगा? उसको बना के दे दूंगा। ये क्या है? ये ऊप्स है। रेडीमेड चीजों में हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये जो काम शुरू हुआ ये ऊप्स कॉन्सेप्ट कहलाया। क्वेश्चन में क्या था? विच प्रोग्रामिंग पैराडिग्म एम्फसाइज ऑन राइटिंग द कोड दैट इज इजी टू रीड एंड मेंटेन, जो रीड करने में भी आसान है और जिसको मेंटेन करना भी काफी आसान है, दैट इज कॉल्ड ऊप्स। वेरी गुड। लैंग्वेज यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट। अब एक क्वेश्चन आया कि ये बताइए कि वेब डेवलपमेंट का मतलब वेब पेजेस, वेबसाइट। अगर मैं वेबसाइट डेवलप करना चाहता हूं या वेब पेजेस बनाना चाहता हूं या पोर्टल्स डेवलप करना चाहता हूं, तो ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसकी मदद से ये काम कर सकते हैं? ये आप सब जानते हैं, दैट इज वन फेमस लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या सिर्फ HTML है जिसके द्वारा हम वेबसाइट बना सकते हैं? जी नहीं, मेन है HTML, लेकिन 3 लैंग्वेजेस की नॉलेज होनी चाहिए। कौन कौन सी? HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो यहां आंसर क्या होगा? अगर ऑप्शन में HTML होगा तो आंसर HTML हो जाएगा, अगर CSS होगा तो आंसर CSS हो जाएगा, और अगर जावास्क्रिप्ट होगा तो आंसर जावास्क्रिप्ट हो जाएगा, और अगर ऑल ऑफ दीज होगा तो आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों लैंग्वेजेस का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? कोई वेबसाइट बनानी हो, कोई वेब पेजेस बनाने हो, कोई वेब पोर्टल बनाना हो, तो हम HTML का यूज करेंगे, और अच्छा करने के लिए CSS का यूज करेंगे, और बढ़िया करने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज कर लेंगे। क्लियर है? अब बताइए HTML की फुल फॉर्म क्या है, CSS की फुल फॉर्म क्या है, HTML का इस्तेमाल, HTML में किसका इस्तेमाल किया जाता है, HTML के पापा कौन है, और HTML में टोटल हेडिंग के टाइप्स कितने हैं। और यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जहां हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है लिंक। जैसे लिंक तो आप समझते हैं ना, जिस पर क्लिक करके एक नया पेज नेविगेट हो जाए, दैट इज लिंक। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब वेब पेजेस क्या है? एक लिंक है, जो आपको लिंक दिया जाता है, उस पर क्लिक करते हैं एक नया पेज ओपन हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CSS क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसके द्वारा
हम किसी भी वेबसाइट के कलर को बदल सकते हैं, किसी भी फॉन्ट के स्टाइल को बदल सकते हैं, कोई भी बैकग्राउंड बदल सकते हैं। तो अगर हमें बहुत अट्रैक्टिव बनानी है किसी वेबसाइट को तो हम किसका यूज करेंगे? CSS का। HTML डिजाइन करते समय हम किसका यूज करते हैं? टैग का। जब हम HTML कोडिंग करते हैं तो यहां पर दो प्रकार के टैग का यूज होता है, एक ओपनिंग टैग, एक क्लोजिंग टैग। जितने भी कोड हम लिखते हैं वो किसके अंदर लिखते हैं? इसी टैग के अंदर। जैसे मार्क्यू, HTML, हेड, टाइटल, बॉडी, ये सब इसी टैग के अंदर लिखा जाता है। तो याद रखिएगा कि HTML में हम किसका यूज करते हैं? टैग का। और टैग्स कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के, एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग। HTML के पापा का नाम बताइए, किसने HTML लैंग्वेज डिजाइन करी? दैट इज नन अदर देन टिम बर्नर्स-ली। कब? 1991 में। ये बहुत सारे लोगों के पापा हैं। इन्होंने सिर्फ HTML नहीं बनाया, इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब भी बनाया, www। इन्होंने HTTP भी बनाया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इन्होंने HTML भी बनाया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दैट इज मिस्टर टिम बर्नर्स-ली। पहला नेटवर्क ARPANET किसने बनाया? यही है भाई साहब, है ना। फुर्सत में सब बनाते चले गए लाइन से, टिम बर्नर्स-ली। HTML में जो हेडिंग होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं? वन ऑफ द वेरी वेरी फेमस वन, बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज 6 टाइप्स। HTML में जो हेडिंग है वो 6 प्रकार की होती हैं, H1 से लेकर H6 तक, जिसमें सबसे बड़ी हेडिंग H1 है, H1 से छोटी हेडिंग H2 है, H2 से छोटी हेडिंग H3 है, एंड सो ऑन, और सबसे छोटी हेडिंग H6 है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि HTML में सबसे छोटी हेडिंग को किससे नोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, किससे दर्शाया जाता है, किससे प्रेजेंट किया जाता है, तो आंसर क्या होगा? H6। और सबसे बड़ी हेडिंग को किससे दर्शाते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आंसर होगा दैट इज H1। क्लियर? वेरी गुड। अब कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए। जैसे HTML टैग्स आर प्लेस्ड बिटवीन, HTML में जो टैग हैं वो किसके बीच में रखे जाते हैं? ब्रैकेट्स के बीच में, जिसे बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट। तो ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट किस फॉर्मेट में होते हैं? एंगल्स के फॉर्मेट में। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एंगुलर ब्रैकेट। नेम द फर्स्ट एवर वेबसाइट नेम, सबसे पहली वेबसाइट का नाम बताइए। वेबसाइट तो बहुत है, आजकल के टाइम पर बहुत सारी वेबसाइट हैं, लेकिन सबसे पहली वेबसाइट का नाम बताइए, एंड दैट इज CERN, CERN। CERN किसके लिए बनी थी? यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? यूरोपियन, पूछेंगे नहीं एग्जाम में, बस समझ लीजिए, ई का मतलब है यूरोपियन, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। और इस ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट में क्या बोलते थे? CERN। तो दैट्स वाई पहली वेबसाइट का नाम क्या है? CERN। नेक्स्ट, द होम पेज ऑफ अ वेबसाइट इज, किसी भी वेबसाइट का जो सबसे पहला पेज होता है या जो होम पेज होता है उसे क्या बोलते हैं? मोस्ट कलरफुल पेज, फर्स्ट पेज, लास्ट पेज, लार्जेस्ट पेज, या ऑल ऑफ दीज, या आता है बताएंगे नहीं? बिल्कुल सही, होम पेज दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट पेज। होम टैब जो होता है वो क्या होता है? पहला टैब या फर्स्ट पेज। अब पर्सनल लॉग और जर्नल एंट्रीज पोस्टेड ऑन दी वेब आर नोन एज, वेरी फेमस क्वेश्चन, वेब पर पोस्ट की गई व्यक्तिगत लॉग या जर्नल प्रविष्टियां क्या कहलाती हैं? लिस्ट सर्व्स, वेबकास्ट, ब्लॉग, सब्जेक्ट डिक्शनरीज, या ऑल ऑफ दीज? पर्सनल लॉग का मतलब ब्लॉग्स, पर्सनल लॉग कहें, जर्नल एंट्रीज कहें, डे टू डे एक्टिविटीज कहें, है ना, दीज आर कॉल्ड ब्लॉग्स।
और वीडियो के फॉर्मेट में इसको किया जाए तो दैट इज कॉल्ड व्लॉग्स, है ना, वीडियो लॉग्स, दैट इज कॉल्ड व्लॉग्स। स्मॉल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स दैट रन ऑन अ वेब पेज and may ensure a form is completed properly or provide animation are known as। बताइए, छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से भरा गया है या नहीं, या एनिमेशन प्रदान करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? फ्लैश, स्पाइडर, कुकीज या एप्लेट्स। और ये क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर है। आप लोग कई तरीके के फॉर्म भरते होंगे अपने डेली लाइफ में, है ना, जैसे एग्जाम का फॉर्म निकला, आपने फॉर्म फिल किया, क्या हर बार फॉर्म फिल करके सबमिट हो जाता है? तब तक सबमिट नहीं होता जब तक आप सारी डिटेल्स को फिल ना कर दें। उसमें कुछ मैंडेटरी भी होता है जिसके आगे एस्ट्रिक का साइन लगा रहता है, जो भरना मैंडेटरी है। तो कह रहा है किसी भी फॉर्म को भरने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? स्मॉल एप्लीकेशन प्रोग्राम, बहुत छोटे छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं दैट रन ऑन अ वेब पेज, जिन्हें वेब पेज में रन किया जाता है। मे इंश्योर अ फॉर्म इज कंप्लीटेड, जो ये इंश्योर करते हैं कि आपका फॉर्म कंप्लीट है या नहीं। और प्रोवाइड एनिमेशन, जो आपके पेजेस को एनिमेशन भी प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एप्लेट। ये एप्लेट्स क्या है? एप्लेट बेसिकली बहुत तरीके के होते हैं। एक तो वो होते हैं जिन्हें आप इमोजीज बोलते हैं, है ना, अलग अलग तरीके के इमोजीज आप ऐड करते हैं, हंसने वाले, रोने वाले, है ना, लाफिंग एट लाउड, LOL वाले, बहुत सारे तरीके के, ये भी क्या कहलाते हैं? एप्लेट्स। लेकिन जब हम किसी वेब पेज को फिल करते हैं और वेब पेज को फिल करते समय जब हम सबमिट कर देते हैं तो कई बार लिख कर आता है योर पेज इज सबमिटेड सक्सेसफुली, आपका पेज सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। ये कौन लिखेगा? एप्लेट। या आपके पेज में ये एरर है, ये आपने फिल नहीं किया, ये कौन बताएगा? एप्लेट। तो वेब पेज पर जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एप्लेट। क्या ये चीज समझ में आई? वेरी गुड। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग डीबगर्स। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के केस में कुछ डीबगर्स का भी प्रयोग होता है, कुछ ट्रांसलेटर्स का भी प्रयोग होता है। और ये आप जानते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेटर्स और डीबगर्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से सर? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग डीबगर्स आर देयर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। अगर मैं आपसे पूछूं दीज प्रोग्रामिंग डीबगर्स आर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो आप क्या बोलेंगे? सर हम पढ़ चुके हैं और आपने बताया है कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है ना, ये कंपलसरी है, ये मैंडेटरी है। और तीनों में डिफरेंस भी आपको पता है। विच इज फास्ट प्रोग्रामिंग ट्रांसलेटर? इन तीनों में सबसे फास्ट ट्रांसलेटर कौन सा है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? क्या होगा इसका आंसर? फास्टेस्ट कौन सा है? सर कंपाइलर। बिल्कुल सही। कंपाइलर फास्टेस्ट क्यों है? इसके पीछे का रीजन क्या आप जानते हैं? जी हां, क्योंकि कंपाइलर एक साथ डीबग करता है जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करके करता है। तो फास्टेस्ट कौन सा हो गया? कंपाइलर। विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? कंपाइलर, इंटरप्रेटर या असेंबलर, या इन तीनों की, या किसी की भी नहीं? बताइए। बिल्कुल, हम जानते हैं कि सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें कंपाइलर की भी रिक्वायरमेंट है और इंटरप्रेटर की भी रिक्वायरमेंट है। तो आंसर या तो कंपाइलर होगा या इंटरप्रेटर होगा या बोथ ऑफ दीज होगा। असेंबलर क्यों नहीं होगा? क्योंकि असेंबलर तो ऑलरेडी लो लेवल लैंग्वेज में ही है, तो इसको फर्दर लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, यानी इसमें सोर्स कोड तो होता नहीं है ना, ये लो लेवल लैंग्वेज में ही होती है। लो लेवल लैंग्वेज से इसको 0-1 में कन्वर्ट जरूर करते हैं।
असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर की मदद से। लेकिन क्या इसमें लिखा हुआ कोड सोर्स कोड कहलाता है? जी नहीं। सोर्स कोड किस में होता है? हाई लेवल लैंग्वेज में। और हाई लेवल लैंग्वेज में हम किसका यूज करते हैं? या तो कंपाइलर का या इंटरप्रेटर का। क्लियर और नॉट? वेरी गुड। आगे देखिए, नेम दी माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कह रहा है आपने ये भी समझा कि पांचों जनरेशन में कौन कौन सी लैंग्वेज का यूज होता है। आपने ये भी समझा कि एप्पल की कौन सी लैंग्वेज है, तो आपने कहा स्विफ्ट। अब ये भी तो बताओ कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप की गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है। और आंसर है तीन लैंग्वेजेस हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप करी। कौन कौन सी? सी शार्प, एफ शार्प और विजुअल बेसिक। ये तीन नाम याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर है, वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया। अब ऑप्शन में सी शार्प हो तो ये लगा दीजिएगा, एफ शार्प हो तो ये लगा दीजिएगा, विजुअल बेसिक हो तो ये लगा दीजिएगा, ऑल ऑफ दीज गिवन हो तो ऑल ऑफ दीज कर दीजिएगा। क्लियर? नेक्स्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब कह रहा है अगर हमें रोबोट्स बनाना है, हमें चैटबॉट बनाने हैं, हमें सिरी और एलेक्सा बनाना है, तो हमें किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज लेना होगा? विच लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? बिल्कुल सही। जैसे कि कहा है VBA इज यूज्ड फॉर मैक्रोज। हाँ बिल्कुल, हमने पीछे बात करी किसकी? विजुअल बेसिक की। और हमने आपको बताया भी था ना कि मैक्रोज को किस लैंग्वेज में डेवलप किया जाता है? विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, विजुअल बेसिक में। और याद करो मैक्रोज की बात हम कहां करते हैं? MS वर्ड में, MS एक्सेल में, MS पावर पॉइंट में, यानी माइक्रोसॉफ्ट में। तो माइक्रोसॉफ्ट की लैंग्वेज क्या है? विजुअल बेसिक। याद आया? कनेक्टिविटी बनी। AI डेवलप करने वाली जो लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करते हैं वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि पांच लैंग्वेजेस हैं। और इनके नाम ये रहे। सबसे पॉपुलर अगर पूछा जाए तो पाइथन। अगर क्वेश्चन में ये दिया हो कि नेम द पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नेम द फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग द AI, तो बिना कुछ सोचे समझे आंसर लगा देना पाइथन। पाइथन के बाद दूसरा नंबर किसका आता है? C++। तीसरे नंबर पे जावा, चौथे नंबर पे लिस्प और पांचवें नंबर पे प्रोलॉग है। यानी जो सबसे पॉपुलर है वो पाइथन है। अगर पाइथन को यूज नहीं करना चाहता है, नहीं आती उसको, तो C++ का यूज कर सकता है। C++ भी नहीं तो जावा भाई साहब, ये लैंग्वेज आएगी। या फिर लिस्प, लिस्ट प्रोसेसिंग, या प्रोलॉग, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। तो ये पांच लैंग्वेजेस हैं जिसकी मदद से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रोबोट्स को डिजाइन करते हैं, है ना? याद रखिएगा इन पांचों का नाम। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड 0 and 1 कोड? कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? 0 1, मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज। लेकिन क्या आपको पता है कि ये बाइनरी लैंग्वेज, ये मशीन लैंग्वेज, इसके जन्मदाता कौन है? देखते हैं। एनीवन कैन आंसर? चार्ल्स बेबेज नहीं होगा, एडा लवलेस नहीं होगा। ये 0 1 बनाने वाले जो पर्सन है दैट इज गॉटफ्राइड विल्हेम लिबनिज, है ना? बड़ा प्यारा सा नाम। ये तीन लोग नहीं है, एक ही नाम है। क्या नाम है? वाह 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 वाह। गॉटफ्राइड विल्हेल्म और लिबनिज, इन्होंने डेवलप की क्या? 0 और 1। जितना बड़ा नाम उतनी ही छोटी चीज इन्होंने डेवलप करी है ना? 0 और 1, जिसे हम बाइनरी नंबर्स बोलते हैं, जिसे मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, है ना? तो नाम बड़े और दर्शन छोटे, है ना? ये कह सकते हैं इनके सेंस में। चलिए
ये है इनकी फोटो, है ना। सिर्फ नाम ही बड़ा नहीं है, इनके बाल भी बहुत बड़े हैं। तो बस छोटा ये है इनके साथ कि इन्होंने जो डेवलप किया है बस वही छोटा है, बाकी ये खुद भी बड़े हैं, है ना। और इनका नाम भी बहुत बड़ा है, उनके बाल भी बहुत बड़े हैं। दैट इज गॉटफ्राइड विलहेल्म लिबनिज। याद रहेगा। चलो, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। अच्छा, एग्जाम में ये नहीं पूछते कि हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ कंप्यूटर, क्यों ही पूछेंगे, है ना। इतने सरल से नंबर तो नहीं देते आपको, वो इतने शरीफ तो नहीं है एग्जामिनर कि आपसे क्वेश्चन पूछ लें चार्ल्स बेबेज, है ना। क्वेश्चन क्या पूछते हैं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। मॉडर्न कंप्यूटर के पापा कौन है, ये बताइए। अब हर चीज मॉडर्नाइज हो रही है, तो कंप्यूटर के पापा भी मॉडर्न हैं, और वो कौन है? सचिन अरोड़ा सर? बिल्कुल नहीं। द करेक्ट आंसर इज एलन ट्यूरिंग। ये भाई साहब, ये हैं मॉडर्न कंप्यूटर के फाउंडर। और इनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो ट्यूरिंग टेस्ट था, यह ट्यूरिंग मशीन थी जिस पर पहली बार कैलकुलेशन किया गया, वो इनके द्वारा ही डेवलप की गई थी। तो दैट इज मिस्टर एलन ट्यूरिंग। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। बताइए। बढ़िया क्वेश्चन सर। पहले के लोगों के घुंघराले बाल कैसे हो जाते थे? पूछना पड़ेगा, है ना। मैं फोन करूंगा इनको और पूछूंगा कि ये कमाल कैसे हुआ। डेवलपमेंट भी किया, और सिर्फ 01 का ही नहीं, है ना, बालों का भी डेवलपमेंट किया। तो डेवलपमेंट में वो तेज होते हैं, नो डाउट। चलिए, हु इज नोन एज द आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर का आर्किटेक्चर किसने डिजाइन किया? आर्किटेक्चर का मतलब, आर्किटेक्चर का मतलब उसका फ्रेमवर्क। जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल, ये सब क्या है? गेट्स, लॉजिक गेट्स, ये सब आर्किटेक्चर है। और इसको बनाने वाले हैं जॉन अब्राहिम। बिट्टू सिंह बिल्कुल सही, जॉन अब्राहिम नहीं, जॉन वॉन न्यूमैन। ये है ना। ये दुर्भाग्यवश इनके बाल बहुत कम है ना, घुंघराले छोड़कर आगे के बिल्कुल नहीं है ना। तो परेशान ना हो, है ना। अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, डिपेंड करता है घर का जो वातावरण है वो क्या है ना। घर का वातावरण अच्छा होगा तो बाल अच्छे होंगे, और घर का वातावरण काफी दुख भरा होगा, है ना, तो आगे के बाल जा चुके होंगे, जैसे यहाँ है। चलिए, फिलहाल तो आर्किटेक्चर पे इन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया, है ना। इससे अच्छा 01 पे ही काम कर लिया होता तो आज कुछ ऐसे होते, है ना। लेकिन इन्होंने काफी मेहनत करी, क्योंकि आर्किटेक्चर में बहुत चीजें आती हैं, तो कुछ ऐसे हो गए। जॉन वॉन न्यूमैन। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ ऊप्स। अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले ही किसकी बात की थी? ऊप्स के बारे में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। और ऊप्स की वार्ता में हम लोग ने क्या बोला था कि ऊप्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर हम प्रोग्रामिंग को क्या करते हैं? रेडीमेड करते हैं, है ना। जहां पर हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं रेडीमेड फॉर्मेट में। अब ये बताइए, ये जो काम चोरी थी, है ना, ये ऊप्स क्या है? ये काम चोरी तो है। तो काम चोरी के पापा कौन है? या आप कह सकते हैं ऊप्स के पापा कौन है? या जिन्होंने कहा कि कैसे काम को आसान बनाया जाए, रेडीमेड बनाया जाए, एक सॉफ्टवेयर बना लें और वही सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दे बढ़िया तरीके से, है ना। जैसे आजकल लोग बुक्स भी करते हैं, नए एडिशन की निकालते हैं, बस नए एडिशन में फ्रंट पेज नया होता है, बाकी सब पुराना, है ना, लेकिन बुक नई। लेकिन ऊप्स के पापा कौन है? दैट इज एलन के। है ना, ये हैं। इन्होंने कहा हम आराम से सोएंगे, है ना। देखो, इनकी फोटो भी ऐसी लग रही है जैसे अभी अभी सो के उठे हैं ये। तो इनको सोना बहुत प्यारा था, नींद में है ये, है ना। इन्होंने कहा हटाओ, कुछ ऐसा डेवलप करो, एक बार डेवलप करो, पूरी जिंदगी सो आराम से।
एलन के, ठीक, नाम याद रहेगा। तो फाउंडर ऑफ ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पापा। और सी प्लस प्लस भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। सी और सी प्लस प्लस में जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि सी प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन सी प्लस प्लस में जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं वो सब के सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ना। उसको रीयूज कर पाना काफी आसान है। बहुत बढ़िया काम किया आपने। नमस्कार, कैसे हैं आप? चलो, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहां से दो क्वेश्चन और भी आते हैं एग्जाम में। क्या कि चीज बताइए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बहुत सारी है, सी प्लस प्लस भी है, जावा भी है, पाइथन भी है, लेकिन पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? तो आंसर निकल के आया साइम्यूला। कब आई? 1967 में। ये पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी जिसमें रीयूज के कोड को लगाया गया। फर्स्ट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्योर का मतलब क्या? जो पहले इन्होंने बनाई उसमें कई गलतियां थी, है ना, उसका यूज प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया, लेकिन आगे चलकर साइम्यूला को और एडवांस किया गया और एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैदा की गई, यानी एक ऐसी लैंग्वेज जो कि कैपेबल थी पूरी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कोड पर काम करने के लिए, रीयूजेबिलिटी के फीचर को यूज करने के लिए, एंड दैट इज कॉल्ड स्मॉल टॉक। 1970s में डेवलप की गई स्मॉल टॉक। और ये दोनों ही क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है। इन दोनों ही क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है, बस गलत मत करिएगा। फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आए तो सैम्यूला 1967, और फर्स्ट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पूछा जाए तो आंसर प्योर के केस में क्या होगा? स्मॉल टॉक 1970s में। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये समझ में आ गया? तो इतने ही कॉन्सेप्ट थे आपके किसके? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। तो आज के सेशन में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यह डिस्कस किया कि सॉफ्टवेयर डेवलप करने के कितने स्टेप्स हैं? 4। एल्गो, फ्लोचार्ट, स्यूडो कोड और कोडिंग, जिसको प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं। प्रोग्रामिंग जनरेशंस को कितने में डिवाइड किया? 5 में। लो, हाई, डेटाबेस, रोबोट, जहां लो का मतलब मशीन बाइनरी 0-1, लो में आती है असेंबली लैंग्वेज सेकेंड जनरेशन, थर्ड में आती है हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें हमने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया, फोर्थ में डेटाबेस और फिफ्थ में रोबोट्स को। प्रोलॉग और लिस्ट की फुल फॉर्म जानी। एडा लवलेस ये पहली प्रोग्रामर, पहली फ्लो चार्ट डेवलप करने वाली महिला बनी जिन्होंने बर्नौलीज नंबर को भी डेवलप किया। हाई लेवल लैंग्वेज पहली कौन सी थी? फॉरट्रैन। एप्पल के द्वारा डेवलप की गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्विफ्ट। सी प्रोग्रामिंग डेनिस रिची 1972। 1979 में बजारने स्ट्रोस्ट्रप के द्वारा सी प्लस प्लस। एंड्रॉइड एप्लीकेशंस के लिए जावा। आईओएस के लिए कौन सी? स्विफ्ट। सी प्रोग्रामिंग वही पीछे वाला, सी प्लस प्लस भी पीछे वाला डिटेल। जावा प्रोग्रामिंग एक नई ऐड हुई, दैट इज जेम्स गॉसलिंग के द्वारा 1995 में। प्रोग्रामिंग पैराडिग्म के बारे में पूछा जाए, दैट इज इजी टू रीड एंड मेंटेन, जिसको रीड कर पाना और मेंटेन कर पाना काफी आसान है। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है ऊप्स का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जो कि रेडीमेड कोड पर फोकस करता है। वेब डेवलपमेंट के लिए 3 लैंग्वेजेस हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। डिपेंड करेगा ऑप्शन पर क्या दिया गया है। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। HTML के यूज में टैग का यूज करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, जिसे एंगुलर ब्रैकेट भी बोलते हैं। HTML के फाउंडर टिम बर्नर्स-ली 1991 में HTML की हेडिंग्स 6 H1 से लेकर H6 तक, जिसमें H1 है सबसे बड़ी और H6 है सबसे छोटी नन्नी मुन्नी इत्तू सी हेडिंग। फिर हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, जैसे HTML टैग्स किसके बीच में प्लेस किए जाते हैं? एंगुलर ब्रैकेट के। फर्स्ट वेबसाइट का नाम क्या है? दैट इज सर्न। होम पेज क्या है? फर्स्ट पेज।
पर्सनल लॉग को क्या बोलते हैं? ब्लॉग्स। स्मॉल एप्लीकेशन जो इंश्योर करती है कि किसी भी वेब पेज को कंप्लीटली फिल कर दिया जाए या प्रॉपर तरीके से एनिमेशन उसमें अप्लाई की जाए, दैट इज कॉल्ड एप्लेट्स। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग डीबगर्स 3 प्रकार के थे, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, जिसमें फास्ट प्रोग्रामिंग ट्रांसलेटर कौन सा था? दैट इज कंपाइलर, which is used to convert the source code into object code। कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम बताइए। 3 लैंग्वेजेस इसमें आई, कौन कौन सी? दी वेरी फर्स्ट इज सी शार्प, एफ शार्प और विजुअल बेसिक। साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी समझा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने वाली लैंग्वेजेस कौन सी हैं। तो इसमें हमें 5 लैंग्वेजेस के नाम मिले, जिसमें पहली निकल के आई पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, लिस्प, प्रोलॉग। 01 कोड किसने डेवलप किया? पर्सन थे गॉटफ्राइड विल्हेल्म लिबनिज, इनके द्वारा। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर हैं एलन ट्यूरिंग, ये। और नेक्स्ट में आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर जॉन वॉन न्यूमैन, ये पर्सनैलिटी। और लास्ट में ऊप्स प्रोग्रामिंग के फाउंडर एलन के, जिन्होंने रेडीमेड कोड का कॉन्सेप्ट बनाया और साथ ही साथ फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज साइम्यूला और फर्स्ट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज स्मॉल टॉक। ये चीजें हमें याद रखनी है। तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी, देखो रिवाइज करने में कितना समय लगा, है ना? मुश्किल से अगर आप देखें तो 5 मिनट के अंदर अंदर रिवाइज कर लिया। इसका मतलब पहली बार चीजों को सीखने और समझने में तो टाइम लगता है, लेकिन जब आप रिवाइज करेंगे तो मुश्किल से 10 मिनट के अंदर अंदर, है ना, आप एक टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।